Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 3 atoms and molecule. पिछले पार्ट के अंदर हमने एटम्स के जो डिस्कवरी थी या एटम वर्ड कैसे आया था उसके बारे में बात की थी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात की थी जो कि एंटोनी एल लेवोसियर ने दिया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दैट इज लॉ ऑफ constant composition या आप कह सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, ये जो लॉ था ये किसने दिया था? ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था. ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये लॉ कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हैव डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, तो इस लॉ के अंदर क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स हैव ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, या आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर उनका जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, उस कंपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम जो कंपाउंड होता है उसको कितनी भी किसमें ले लें, कितनी भी अमाउंट में ले लें, जो उनका डेफिनेट रेशियो है वो उसको मेंटेन करके रहते हैं. दैट इज दिस लॉ. ठीक है, जैसे अगर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं. वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वाटर के अंदर वो कितना है? 1:8 है. ठीक है, तो ये जो आप चाहे हाइड्रोजन कितने भी अमाउंट में ले लो या ऑक्सीजन कितने भी अमाउंट में ले लो, लेकिन जब ये कंपाउंड बना लेंगे ना तो उनके जो मासेस का रेशियो रहेगा वो यही रहेगा. जैसे अगर आपको दिया हुआ है 9 ग्राम वाटर गिवन है, तो इसको बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई 8 ग्राम तो इसमें ऑक्सीजन यूज हुआ है और 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ है. ठीक है, तो मास ऑफ कंपाउंड जो है, मास ऑफ कंपाउंड जो होता है दैट इज मास ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, जो उसके अंदर मास है उनके एलिमेंट्स का जो मास है उसको अगर हम ऐड करें तो मास ऑफ कंपाउंड बन जाता है. जैसे अगर हम इसको ऐड करें 8 + 1 को तो वो 9 आ जाएगा. ठीक है, आया समझ में कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होता है उसमें जो मासेस होते हैं एलिमेंट के उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है. तो आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए. या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स के मासेस का रेशियो होता है या एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपके पास क्या है, 80 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपको बताना है कितना हाइड्रोजन यूज होगा और वाटर कितना बनेगा. और आपको दिया हुआ है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है. तो इस रेशियो से आपको क्या पता चलता है कि भाई जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है. तो 80 ग्राम ऑक्सीजन कितने से करेगा? 1/8 × 80 वह 10 ग्राम हाइड्रोजन. ठीक है, इस तरीके से आगे 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हो गया 10 और वाटर कितना हो गया? वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन. तो ये कितना हो गया? 80 + 10 = 90. ठीक है, 90 ग्राम आपके पास वाटर आएगा और 10 ग्राम आपको हाइड्रोजन चाहिए. अगर आपके पास क्या है? 80 ग्राम ऑक्सीजन है और वो कंप्लीटली आपस में रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक और क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें हमने बताया था कि भाई अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 गिवन है. ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अगर आपको गिवन है CO2, ठीक है, CO2 गिवन है और उसमें दे दिया कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशियो है 3:8 है, ठीक है, और आपको दे दिया कि भाई जो ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या है 50 ग्राम है, तो आपको कार्बन बताना है, कार्बन कितना यूज होगा और CO2 कितना फॉर्म होगा। तो इस रेशियो को यूज करेंगे हम। इस रेशियो से क्या पता चलता है कि भाई जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है वो कितने से करता है, 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने से करेगा, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना मैथ में, उसी तरीके से 3/8 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो आपके पास कितने हैं 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने से करेगा, 3/8 इंटू 50 ग्राम कार्बन, इट विल बी 150/8 and after solving you will get 8.75 ग्राम कार्बन, ठीक है। और मास ऑफ CO2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 50 दैट इज एंड इट इज 18.75 एंड यू विल गेट 68.75 ग्राम CO2, ठीक है। तो ये सभी क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट के मासेस का रेशियो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, या जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रखते हैं बाय मास। बाय मास का मतलब है कि मास इसका रेशियो देखते हैं हम, किसी और चीज़ का रेशियो नहीं देखते कि भाई एटम का रेशियो देख लिया या वो, ठीक है। तो हम किसका रेशियो देखते हैं, मास का रेशियो। ये पूछा जा सकता है कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ होता है उसके अंदर हम किसका रेशियो देखते हैं, एटम्स का या मासेस का, तो वी सी द रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है, ओनली मासेस का रेशियो है ये, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन क्या थे, डाल्टन ने जब ये इन दोनों लॉ के बारे में पढ़ा तो उन्होंने एक क्या किया, थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स बनाए या थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिए जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं थे, सिर्फ थ्योरी बेस्ड थे, या आप कह सकते हो कि वो लॉजिकल बेस्ड थे इन दो लॉ को पढ़ने के बाद। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि जो एटम होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब है चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सर है, सबकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होता है, एटम होता है। लेकिन मेजरली तो ये एलिमेंट का होता है, लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रीम स्मॉल लेवल पर देखते हैं तब, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती है। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, अभी देखते हैं। पहला कि जो ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर कॉल्ड एटम्स, ठीक है। जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड एटम, ठीक है। दूसरा, जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैन नॉट बी created and
और destroy in a chemical equation। ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड वन क्या था? थर्ड वन ये था कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं दे आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सोडियम के जितनी भी एटम्स होंगे उनकी जो मास होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी। ये नहीं कि एक एटम का मास अलग है और दूसरे एटम का मास अलग है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो मासेस होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी। फोर्थ वन उन्होंने दिया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, उनके क्या होंगे? डिफरेंट ही मासेस होंगे, ठीक है, डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे आप कर लो, एक सोडियम का एटम ले लो और एक कैल्शियम का एटम ले लो, तो कैल्शियम का एटम और सोडियम के एटम दोनों के मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। दूसरा, जो एटम्स होते हैं दे कंबाइन इन स्मॉल सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स के कंपाउंड एटम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। सिंपल रेशियो होता है, उसको क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड, फोर्थ, लास्ट वन उन्होंने बताया कि जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो टाइप और नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये 2 तरीके के एटम है और 3 टोटल इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो ये कुल मिलाकर क्या थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। आगे समझ में कि जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम को हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। और जो किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उन सभी एटम के मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट मास होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो एटम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। और किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स के जो टाइप और नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक के अंदर है, टेस्ट क्वेश्चन, वो हमने आपको नोट्स में भी दिए थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं चैप्टर के बीच में ही, ठीक है। ये मत सोचना है कि भाई आप चैप्टर के बाद करेंगे, चाहो तो आप इसको वीडियो देखकर कर सकते हैं अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अभी देख लेते हैं, मैं बुक ले लेता हूं अभी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट, अभी मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, उसका मास 5.3 ग्राम है, ठीक है। और उसको हमने रिएक्शन कराया किससे? इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक एसिड से उसका मास कितना दे दिया उन्होंने? 6 ग्राम, ठीक है। और उनके जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस वाटर है और प्लस सोडियम इथेनोइट है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2.2 ग्राम है, ठीक है, वाटर जो है वो 0.9 ग्राम है और जो सोडियम इथेनोइट है वो 8.2 ग्राम है। तो इससे बताया है कि क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। तो आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 11.3। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, इट विल बी 11.3। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो दिस ऑब्जर्वेशन फॉलो द मास ऑफ कंजर्वेशन।
तो आप कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दिस इक्वेशन फॉलो द। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वो 1:8 है। तो आपसे पूछा है कि भाई 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन ग्राम जरूरत पड़ेगी। तो आप बताएंगे कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन इजिकल टू क्या होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 ग्राम ऑक्सीजन, इट विल बी 24 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ द रिजल्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये कहता है सेकंड वाला कि जो एटम्स होता है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। ये आपको लिखना है। फोर्थ में कहता है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज 6th। डेफिनेट प्रोपोर्शन यही तो कहता है कि जो 6th पोस्टुलेट है वो कि टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। ठीक है। तो 6 पोस्टुलेट्स एंड सेकंड पोस्टुलेट आएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया आपको। इसी के साथ यही की वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।